जय हिंद साथियों। मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्मार्ट स्टडी अप्रोच यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की फ्री क्लासेस, जिसमें हम पूरा सिलेबस आप लोगों के साथ करवाएंगे। और जैसा कि हमने हमारे 3 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, तो कौन कौन से 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं तो देखिएगा। हमारा जो पहला टॉपिक है वह है गठन, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारा वह है सामान्य परिचय, ठीक है। और जो हमारा तीसरा टॉपिक है जो कि कंप्लीट हो चुका है वह है पर्वत, ठीक है साथियों। ये 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और आज के लेक्चर में हमारा जो चौथा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। और यह हमारी आज की 11वीं क्लास है, जिसमें हम मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और अगर आप लोग भी कर रहे हैं MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, MPSI, MP पुलिस, MP आबकारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, MP पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी 1 दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही जुड़े हमारे इस YouTube चैनल से, क्योंकि यहाँ पर हम मध्य प्रदेश की जो क्लास हैं वो बिल्कुल फ्री लेकर आए हैं। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम स्मार्ट स्टडी अप्रोच परिवार की तरफ से पहलगांव जम्मू कश्मीर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जिन निर्दोष लोगों की जनहानि हुई है और जो घायल हुए हैं उन्हें हम मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और इसी के साथ हम हमारी क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, तो साथियों आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में मिट्टी, ठीक है साथियों। चलिए, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट बातें करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मृदा क्या होती है, मिट्टी क्या होती है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह पर ऊपरी परत जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं तथा इसका निर्माण चट्टानों के टूटने से छोटे एवं महीन कण, खनिज, जैविक पदार्थों आदि के मिश्रण से जिसका निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे हम मिट्टी कहते हैं। और अगर मिट्टी के प्रकारों की बात की जाए तो हमारे मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, ठीक है साथियों। 5 कौन कौन से प्रकार है, तो कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी, या इसे ही हम एक और नाम से जानते हैं दोमट मिट्टी, ठीक है साथियों। तो ये हमारी पहली मिट्टी हो गई। दूसरी मिट्टी है हमारी लाल पीली मिट्टी, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारी जो तीसरी मिट्टी है वह है मिश्रित लाल पीली मिट्टी, ठीक। चौथी मिट्टी है हमारी लेटराइट मिट्टी। और जो 5वीं मिट्टी है वह है काली मिट्टी। और याद रखिएगा, काली मिट्टी को भी हमने कितने भागों में बांट रखा है, तो इसे भी हमने 3 भागों में बांट रखा है। पहला साधारण काली मिट्टी, दूसरा गहरी काली मिट्टी और तीसरा है छिछली काली मिट्टी, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले हमने मृदा की परिभाषा देखी, जिसमें हमने देखा कि मृदा पृथ्वी की वह ऊपरी परत है जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं तथा इनका निर्माण चट्टानों के टूटने से छोटे एवं महीन कणों, खनिजों और जैविक पदार्थों आदि के मिश्रण से होता है। फिर हमने देखा कि हमारे मध्य प्रदेश में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा हमारे मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी, कछारी मिट्टी या इसे ही जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, दूसरी है लाल पीली मिट्टी, तीसरी है मिश्रित मिट्टी, चौथी है लेटराइट मिट्टी और 5वीं है काली मिट्टी, ठीक है साथियों। चलिए, अब कुछ फैक्ट हैं जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो हम उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो भारत और मध्य प्रदेश की मिट्टियों में हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए
हमारे किसान भाइयों द्वारा खेतों में क्या डाला जाता है, तो याद रखिएगा यूरिया खाद का छिड़काव हमारे खेतों में किया जाता है। ठीक है, तो हम यूरिया खाद का छिड़काव इसीलिए करते हैं ताकि हम हमारी मिट्टी में जो आवश्यक मात्रा है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की, तो इसकी पूर्ति की जा सके। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। तो काली मिट्टी दक्कन ट्रैप और आग्नेय बेसाल्ट चट्टानों के टूटने के कारण बनी है। ठीक है, वहीं हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है और यह लगभग 47% भाग पर पाई जाती है। जिसमें भी हमने देखा कि जो कि काली मिट्टी हमने 3 प्रकार की देखी, साधारण काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी और गहरी काली मिट्टी। तो इन तीनों में से साधारण काली मिट्टी जो है वह सर्वाधिक 37% भूभाग पर पाई जाती है। ठीक है साथियों, वहीं पर अगर हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी, तो यह सर्वाधिक उपजाऊ और उदासीन मिट्टी है, क्योंकि इसका जो पीएच मान है वह कितना है, 7 है। और हम देखते हैं ये पीएच स्केल है और इस पीएच स्केल में यहाँ 7 जो अंक होता है वह उदासीन कहलाता है। 7 से कम वाले यानी कि 6, 5, 4 इधर वाली जो संख्याएं हैं वह कौन सी प्रकृति की है, तो अम्लीय प्रकृति की। ठीक है साथियों, अम्लीय प्रकृति की। और इसके आगे की जो है वह है क्षारीय प्रकृति की। ठीक है साथियों, तो याद रखिएगा कि अगर किसी मिट्टी का पीएच मान 7 से कम है तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। और अगर इसका पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय हो जाएगी। ठीक है साथियों, और अगर उसका पीएच मान 7 है तो वह उदासीन हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम हमारी पहली मिट्टी की शुरुआत करते हैं। और हमारी जो पहली मिट्टी है वह है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है साथियों, और जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो यह देखिए ये वाला जो हिस्सा आप लोगों को दिख रहा है मैप में, वह कौन सा है, तो जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। ठीक है साथियों, अगर बात की जाए कि इस जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसे ही हम एल्यूवाइल मिट्टी दोमट मिट्टी, कांप मिट्टी या कछारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए साथियों, और अगर बात की जाए कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो याद रखिएगा हम यहाँ मध्य प्रदेश के ऊपर वाले बेल्ट में देखेंगे तो यहाँ पर हिमालय द्वारा और हमारे मध्य प्रदेश के द्वारा निकलने वाली नदियाँ, चूँकि मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियों को हम प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं और हिमालय से निकलने वाली नदियों को हम हिमालयन नदियाँ कहते हैं। तो इन दोनों प्रकार की नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। और यहीं पर हम देखते हैं कि जब ये अवसाद आते हैं तो एक के ऊपर एक परत बनाते हैं, इसलिए यह किस प्रकार या किस रूप में पाई जाती है, तो यह मिट्टी परतों के रूप में पाई जाती है। ठीक है साथियों, चलिए फिर हम देखते हैं कि इसका पीएच मान कैसा है, तो इसका पीएच मान 7 है जो कि उदासीन है। वहीं पर बात की जाए कि यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है साथियों, तो इसकी प्रकृति क्षारीय नहीं है, इसकी प्रकृति कैसी है, उदासीन है। ठीक है साथियों, चलिए तो अगर कमी की बात की जाए कि इसमें किस चीज़ की कमी है, तो हमने देखा था नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी हमें जलोढ़ मिट्टी में देखने को मिलती है, और वहीं पर हमें चूना, फास्फोरस और पोटास की अधिकता इस मिट्टी में देखने को मिलती है। याद रखिएगा इस मिट्टी से पूछा जाने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा इसके तो नाम पूछ लिए जाते हैं, तो इसके कौन कौन से नाम हैं, तो याद रखिएगा एल्यूवाइल मिट्टी, दोमट मिट्टी, कांप मिट्टी और कछारी मिट्टी, और इसे ही हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हमसे पूछ ले कि यह मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भूभाग पर है, तो याद रखिएगा यह हमारे मध्य प्रदेश के 7% भूभाग को घेरे हुए हैं। ठीक है साथियों, वहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो हमारा सही जवाब क्या रहेगा, तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, जिसका पीएच मान कितना है, 7 है और इसकी प्रकृति उदासीन है। ठीक है साथियों, और अगर पूछ लिया जाए कि यह मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो देखिएगा यह ग्वालियर और चंबल संभाग वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो दोस्तों
ये वाला इलाका हम देखते हैं तो ये चंबल और ये वाला जो क्षेत्र है ये ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। तो इसी क्षेत्र में मुख्य रूप से जो हमारी मृदा पाई जाती है वह कौन सी मृदा है? तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी है। चलिए इस जलोढ़ मिट्टी के कुछ और फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने देख लिया कि यह एमपी के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 7% भूभाग पर पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी, ठीक है, कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो फसलों में हम देखते हैं यहाँ पर गेहूँ, कपास, गन्ना, चना, सरसों, राई और जो ये फसलें मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है। ठीक है, और वहीं पर हम देखते हैं कि यह जो मिट्टी है यह सर्वाधिक मृदा अपरदन या सॉइल एरोजन से सर्वाधिक ग्रस्त है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि मृदा अपरदन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा मृदा अपरदन को मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि इसमें अपरदन क्यों होता है। तो साथियों इसमें हम देखते हैं कि बालू रेती की अधिकता के कारण यह मिट्टी में कसाव नहीं हो पाता है या ये आपस में जुड़ नहीं पाती है और पानी के तीव्र बहाव के कारण यह बह जाती है। और मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या किस नदी के द्वारा होती है? तो याद रखिएगा चंबल नदी में मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या हमें देखने को मिलती है और इसे ही हम मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु या अवनालिका अपरदन या गली अपरदन के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि मृदा अपरदन और किन किन कारणों से होता है तो याद रखिएगा जल, वायु और गुरुत्वीय विस्थापन के कारण भी मृदा अपरदन हो जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा ये केवल मध्य प्रदेश का ही नहीं, मध्य प्रदेश के अलावा भी पूरे भारतवर्ष की समस्या है जहाँ पर हमें मृदा अपरदन जैसी समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक मृदा अपरदन से ग्रस्त है तो याद रखिएगा, देखिए ये अगर मैं ग्वालियर चंबल वाले इलाके की बात करें तो यहाँ पर ये जो ज़िला हमें देखने को मिलता है यह है भिंड। ठीक है, यह है मुरैना और यह है श्योपुर। तो सर्वाधिक इस क्षेत्र से हमें हमारी जो चंबल नदी है वो प्रवाहित होती है। और अगर हमसे कल से पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक मृदा अपरदन की समस्या से ग्रस्त कौन सा जिला है तो याद रखिएगा ये हमारा मुरैना जिला है। ठीक है, सर्वाधिक मृदा अपरदन। और याद रखिएगा चंबल के अलावा ताप्ती नदी भी जो है बिहड़ का निर्माण करती है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारी एक मिट्टी खत्म हो चुकी है। ठीक है साथियों, चलिए दूसरी मिट्टी पर चलते हैं और जो हमारी दूसरी मिट्टी है वह है लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी की बात करेंगे तो याद रखिएगा ये वाला जो क्षेत्र है ये जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है ये वाला एरिया हमारा कौन सी मिट्टी का है तो याद रखिएगा यह लाल पीली मिट्टी का है। और यह कितने प्रतिशत भूभाग पर है तो यह 33% भूभाग पर स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में दूसरी सर्वाधिक भूभाग पर स्थित है। पहली कौन सी है तो पहली काली मिट्टी है जो कि 47% भाग पर है और दूसरी 33% भाग पर हमें लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो यह प्राचीन रवेदार और रूपांतरित चट्टानों द्वारा या गोंडवाना सेल समूहों द्वारा लाल पीली मिट्टी का निर्माण हमें देखने को मिलता है। सॉरी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी हमारे मध्य प्रदेश की मिट्टियों में पाई जाती है और इसी के कारण हम लोग किसका छिड़काव करते हैं तो याद रखिएगा यूरिया का छिड़काव करते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर पीएच मान की बात की जाए तो इसका पीएच मान कितना है तो 6.5 से 7.5 यानी कि 7 से कम और 7 से अधिक, यानी कि अगर इसकी प्रकृति की बात की जाए तो अम्लीय से क्षारीय प्रकृति की हमारी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। वहीं पर अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से जिलों में यह देखने को मिलती है तो देखिए रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मंडला और शहडोल जिलों में यह मुख्य रूप से पाई जाती है।
ठीक है साथियों। और अगर आपने लाल पीली मिट्टी देखी होगी तो यह थोड़ी पथरीली प्रकार की होती है, इसलिए इसमें मोटा अनाज और धान की खेती हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि लाल पीली मिट्टी में लाल रंग किसके कारण है, तो याद रखिएगा आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मिट्टी का रंग कैसा है, लाल है। और अगर पीले रंग का पूछ लिया जाए तो फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा है, पीला है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारी जो तीसरी मिट्टी है वह तीसरी मिट्टी कौन सी है, तो याद रखिएगा मिश्रित लाल पीली, इसको हम बोल सकते हैं लाल पीली काली मिट्टी। कौन सी, लाल पीली काली। ठीक है साथियों, लाल पीली और काली मिट्टी। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लाल पीली मिट्टी इधर से गई ये वाले इलाके से, और काली मिट्टी यहाँ से आकर मिल गई, तो ये वाला जो इलाका है या क्षेत्र है वो कौन सा है, लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है। और यहाँ पर 10% भूभाग पर हमें कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा यहाँ पर हमें लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, और वो भी मिश्रित वाली। ठीक, वहीं पर अगर बात की जाए कौन कौन से जिले हैं, तो देखिएगा निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह आदि जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और इसके पीएच मान की बात करेंगे तो इसका पीएच मान 6.5 से 7.5 है, जो कि अम्लीय से क्षारीय प्रकृति का है। और अगर फसलों की बात की जाए तो यहाँ पर मोटे अनाज और धान की खेती मुख्य रूप से की जाती है, मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं हमारी अगली मिट्टी कौन सी है, लेटेराइट मिट्टी। तो देखिएगा ये वाली जो मिट्टी वाला क्षेत्र हमें दिख रहा है यह लेटेराइट मिट्टी है, और यह मध्य प्रदेश में 3% भूभाग पर यह पाई जाती है। ठीक है साथियों, और यह एक प्रकार की चट्टानी मिट्टी है, और यह किससे मिलकर बनी है, तो यह लाल बालुई पत्थर से मिलकर बनी है, और इसे हम लोकल लेवल पर भाटा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो कल को अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से किसे भाटा मिट्टी के नाम से जानते हैं, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। क्लियर है। और इस मिट्टी में हमें आयरन और सिलिका की अधिकता देखने को मिलती है, और इस क्षेत्र में हमें मुख्य रूप से बागानी फसलें, जिसमें कि हम चाय और कॉफ़ी हमें यहाँ पर मिलती है। ठीक है, और इसके अलावा हम मोटे अनाज, दाल, गेहूं, कपास और चावल, इन खेतियों, इस प्रकार की खेतियाँ भी यहाँ पर की जाती है। और अगर बात की जाए तो लगभग 70% भूभाग पर छिंदवाड़ा और बालाघाट के लगभग 70% भूभाग पर हमें कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, तो हमें लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारी आज की लास्ट मिट्टी जो है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी, जो कि कितने प्रतिशत भूभाग पर है, 47% भूभाग पर है। चलिए मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ कि हमारी काली मिट्टी कौन कौन सी है। ठीक, तो ये वाला जो इलाका हम देख रहे हैं, ठीक, ये वाला एरिया जो है उस पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो याद रखिएगा इस पर काली मिट्टी पाई जाती है। और अगर काली मिट्टी की बात की जाए कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो याद रखिएगा दक्कन ट्रेप की आग्नेय और बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा, या हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी के लावे के द्वारा कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और इसके हमें बहुत सारे नाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेगुर मिट्टी, इसे ही कपासी मिट्टी कहते हैं। और ये प्रश्न पूछा भी गया है कि कपासी मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को जाना जाता है। ठीक है, इसे भर्री कन्हर मिट्टी, चारनोजम, करली करेल या लावा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहीं पर हम देखते हैं कि इसमें हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। वहीं अधिकता की बात करेंगे तो यहाँ हमें चूना, मैग्नीशियम, पोटास, एल्यूमिनियम और लोहा हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ काला रंग हमें लोहे की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग हमें कैसा देखने को मिलता है, तो काला रंग हमें देखने को मिलता है। और
अगर बात की जाए इसका पीएच मान की तो 7.5 से 8.5 तक है। अब देखिए ये 7 से अधिक है, यानी कि इसकी प्रकृति किस प्रकार की हो जाएगी, तो इसकी प्रकृति क्षारीय प्रकार की हो जाएगी। और मुख्य रूप से मालवांचल, नर्मदा, देखिए मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी और मैकाल क्षेत्र में सर्वाधिक 47% भूभाग पर हमारी काली मिट्टी पाई जाती है। और हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो याद रखिएगा इसमें ज्वार, कपास, गेहूं, जौ, सरसों और सोयाबीन की खेती यहाँ पर की जाती है। चलिए आगे देखते हैं, और हम देखते हैं हमारी काली मिट्टी कितने प्रकार की है, तो याद रखिएगा 3 प्रकार की है, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। ठीक है, चलिए तो अगर हम देखें साधारण काली मिट्टी की, तो साधारण काली मिट्टी की हमें क्या विशेषता देखने को मिलती है, तो देखिए सॉरी, साधारण काली मिट्टी जो कि हमारे कितने प्रतिशत भूभाग पर है, तो याद रखिएगा 37% भूभाग पर यह देखने को मिलती है। और इसका मुख्य केंद्र कौन सा है, तो मालवा का पठार है, और इसमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, देखिए चलिए मैं मैप में बता देता हूं, तो मैप में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा हिस्सा है या कौन सी मिट्टी है, तो याद रखिएगा साधारण काली मिट्टी है, जो कि कितने प्रतिशत भूभाग पर है, तो 37% भूभाग पर है। और ये वाला जो क्षेत्र हम मुख्य रूप से देखते हैं, तो ये मालवा के पठार वाला क्षेत्र ही कहलाता है। क्लियर है साथियों, चलिए आगे देखते हैं हम। और अगली हमारी मिट्टी है गहरी काली मिट्टी। ठीक है, गहरी काली मिट्टी। गहरी काली मिट्टी की बात की जाए तो यह नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा का मुख्य भूभाग और मालवा के पठार के कुछ भूभाग में यह मृदा पाई जाती है। और यह मध्य प्रदेश के 3.5% भूभाग पर पाई जाती है। देखिए ये कौन सी मृदा है, लाल काली मिट्टी, तो देखो मैं काले कलर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली जो मिट्टी है ये हमारी कौन सी है, काली मिट्टी, और काली भी कौन सी, गहरी काली मिट्टी। क्लियर है साथियों, चलिए। और यह कितने प्रतिशत भूभाग पर है, तो 3.5% या 3.5% भूभाग पर है। मुख्य रूप से कहाँ पर है, तो नर्मदा सोन घाटी में है, और इसी के कुछ भाग सतपुड़ा और कुछ भाग मालवा के पठार का भी इसमें शामिल है। ठीक है, वहीं पर अगर छिछली काली मिट्टी की बात की जाए सॉरी, तो यह सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, जिसमें बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और याद रखिएगा ये 7% नहीं है, ये है 6.5% भूभाग पर यह मिट्टी हमारी पाई जाती है। ठीक है साथियों, तो हमने देखा कि हमने पूरी पांचों की पांचों प्रकार की जो मिट्टियां है वह हमने पढ़ ली है। चलिए एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों का, तो जिसमें हम सब ने देखा कि हमारी जो मृदा है इसकी परिभाषा क्या है, तो मृदा की हमने परिभाषा देखी कि पृथ्वी की सतह की ऊपरी परत जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने से होता है, जिसमें छोटे छोटे और महीन कण बनते हैं, जिसमें खनिज और जैविक पदार्थों की मिश्रण से यह बनता है। फिर हमने देखा मृदा के कितने प्रकार है, 5 प्रकार। कौन कौन से, छिछली काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी, इसके बाद में लाल पीली मिट्टी, मिश्रित लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और काली मिट्टी। फिर हमने देखा काली मिट्टी कितने प्रकार के, साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमारे यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी हमें देखने को मिलती है, और इसकी कमी को दूर करने के लिए हम क्या डालते हैं, तो यूरिया खाद डालते हैं। वहीं हमने देखा कि सर्वाधिक मात्रा में 47% भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, और उसमें भी साधारण काली मिट्टी 37% भूभाग पर पाई जाती है। फिर हमने देखा जलोढ़ मिट्टी जो कि 7% भूभाग पर है, और इसके अन्य नाम में एल्यूवाइल, दोमट, कांप और
कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसका पीएच मान 7 है। ये उदासीन प्रकृति की है और यह ग्वालियर चंबल संभाग में हमें मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, और इसमें देखा हमने कि यह गेहूं, चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, चना, सरसों, राई और जौ इसमें मुख्य रूप से यहाँ पर उगाया जाता है। और कौन सी समस्या से ग्रस्त है? तो यह मृदा अपरदन की समस्या से ग्रस्त है। मृत्यु कहते हैं कौन सी नदी? चंबल नदी द्वारा। इसे अवनालिका अपरदन या गली अपरदन भी कहते हैं। ठीक है, और इस मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? तो याद रखिएगा, बालू रेती की अधिकता के कारण सर्वाधिक मृदा का अपरदन होता है और सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन हमारे मुरैना जिले में होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने देखा लाल पीली मिट्टी, यह 33% भाग पर दूसरी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, 6.5 से 7.5 यानी अम्लीय से क्षारीय क्षेत्र की इसकी मृदा है। वहीं हमने देखा कि लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण और पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे हमने देखा कि मिश्रित लाल पीली मिट्टी कितने परसेंट? 10% भूभाग पर पाई जाती है। पीएच मान 6.5 से 7.5 यानी कि अम्लीय से क्षारीय। ठीक है, और यहाँ पर मोटे अनाज और धान उगाए जाते हैं। चौथी मिट्टी हमने देखी कि जो हमारी चौथी मिट्टी है वह है लेटेराइट मिट्टी और कितने परसेंट? तो 3% भूभाग पर पाई जाती है और इसे हम स्थानीय रूप से भाटा मिट्टी कहते हैं और यह लाल बालुई पत्थर से मिलकर बनी हुई है। इसमें हम मुख्यतः बागानी फसलें जिसमें चाय और कॉफ़ी की खेती मुख्य रूप से लेटेराइट मिट्टी में की जाती है। हमने फिर हमारी पांचवी और आखिरी मिट्टी देखी जिसमें हमने काली मिट्टी जो कि कितने परसेंट भूभाग पर है? तो 47% भूभाग पर है। इसे रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी, चारनोजम और लावा मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें काला रंग क्यों होता है? तो लोहे की अधिकता के कारण काला रंग होता है। इसका पीएच मान 7.5 से 8.5 यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, और यह मुख्य रूप से मालवा, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा मैकाल श्रेणियों वाले हिस्से में लगभग 47% भूभाग पर काली मिट्टी हमारी पाई जाती है। ठीक है, फिर हमने देखा काली मिट्टी के प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार। साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी। साधारण काली मिट्टी 37%, गहरी काली मिट्टी 3.5% और छिछली काली मिट्टी 6.5% भूभाग पर पाई जाती है। ठीक है, साधारण काली मिट्टी मालवा के पठार क्षेत्र में, गहरी काली मिट्टी नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा का कुछ भाग और मालवा के पठार का कुछ भाग। वहीं छिछली काली मिट्टी की बात करेंगे तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में मुख्यतः बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी वाले भूभाग पर हमें देखने को मिलता है। तो यह था हमारा आज का मध्य प्रदेश की मिट्टियों का लेक्चर। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा और आप सभी अच्छे से इसे पढ़ रहे होंगे, साथ में नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, और अगर कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री महा